तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जी हां, मुंबई से ये अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में एक आग का वाकया पेश आया है। मुंबई में एक बिल्डिंग में आग लगी है। करी रोड पर एक कसीर मंजिला इमारत में ये आग लगी है। आपको बता दें कि किसी के जख्मी होने की फिलहाल इस आग में खबर नहीं है। इमारत में चंद अफराद के फंसे होने की खबर बताई जा रही है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग का हादसा पेश आया है। करी रोड पर एक कसीर मंजिला इमारत में आग का वाकया पेश आया है। हालांकि इस आग में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमारत में चंद अफराद के फंसे होने की खबर है। तफसीलात हासिल करने के लिए हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि इमारत में चंद अफराद के फंसे होने की खबर है। तो मुंबई में आग का हादसा पेश आया है। करी रोड पर एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भयानक आग दिखाई दे रही है। किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ अफराद इसमें फंसे हो सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बचने की कोशिश में किस तरह एक शख्स बालकनी से बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कूदता हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइएगा कितने लोगों के फंसे होने की खबर है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी जो मिल रही है, तमाम बिल्डिंग जो है दिया गया है। एक घायल होने की जानकारी मिली, जिससे मुंबई के केएम भर्ती कराया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि दोपहर के 12 बजे अचानक से 19वें माले पर वन अभिज्ञा पार्क, जो मुंबई के लालबाग करी रोड इलाके की इमारत है, वहां पर आग लगी। जिसके बाद दमकल विभाग को 12:13 पर जानकारी दी गई कंट्रोल रूम के जरिए। जी है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि आग पर काबू पाया जाए। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना दमकल विभाग के कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आग पर काबू पाने की कोशिश जो है दमकल विभाग से की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी हाई राइज इमारतों में फायर सेफ्टी के नॉर्म्स और गाइडलाइंस से पूरे थे, ये सवाल खड़ा होता है। आग अचानक 19वें माले पे लगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल पहले कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए, और उसके बाद ये तमाम जो सवाल है। प्रशांत, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी। देखिए, अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आग किस वजह से लगी और कैसे 19वें माले पे लगी। जी चलिए, तो तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने बताई। हालांकि आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो पाई है। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमारत में चंद अफराद फंसे हुए हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है और लोगों के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस भी मौजूद है मौके पर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू करने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो आपको बता दें कि करी रोड पर कसीर मंजिला इमारत में आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि 15th फ्लोर पर यह आग का वाकया पेश आया और जिसके बाद आग 1-2 फ्लोर तक फैल गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश में बालकनी पर मौजूद है। एक बार फिर हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, क्या कुछ अपडेट, कितना काबू पाया गया आग पर? जी बिल्कुल, जहाँ एक तरफ बेडरूम की तरफ यानी 19वें माले के बेड तरफ शुरुआती में आग जो लगा था, वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग जो है अब फैल चुका है और लगातार कोशिश की जा रही है काबू पाने के लिए। और हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से, एक 19वें माले पे होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना दमकल कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये एक हाई राइज बिल्डिंग है और सबसे पॉश इलाके यानी मुंबई के लालबाग और करी रोड इलाके में ये बिल्डिंग पड़ती है। और अभी ये इमारत
जहाँ पर लोगों ने बुक किए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर फायर और नॉन क्या किसी की मौत की खबर है प्रशांत पांडे? देखिए, एक शख्स जो है इसमें जी प्रशांत पांडे, हम अपडेट ऐड कर दें कि इस आग में एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। हालांकि इस में कोई जख्मी नहीं बताया जा रहा है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इमारत में कई अफराद फंसे भी हो सकते हैं। 19 फ्लोर पर ये आग लगी है और दूसरी जगहों पे और दूसरे फ्लोर्स पर भी ये फैली हुई है आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब तक की जो इत्तला मिल रही है उसमें एक शख्स के हलाक होने की बात बताई जा रही है। तो लगातार हमारे नुमाइंदे इस हवाले से अपडेट बता रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी शदीद आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लोगों की भीड़ लग गई है और कई अफराद के इसमें फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स अपने आप को बचाने के लिए बालकनी की तरफ उसने रुख किया। प्रशांत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रशांत, बताइएगा जिस शख्स की इसमें हलाकत हुई है उस हवाले से कुछ अपडेट। जो इस आग प्रकरण में पूरी तरह से घायल हुआ था, उसकी मौत हो चुकी है। उसे मृतक जो है घोषित कर दिया गया है और सबसे बड़ा सवाल अभी होता है कि क्या यहाँ पर आग जो वजह क्या है, क्योंकि हाई राइज इमारतों में जब आग लगती है तो जो लोग ऊपर इमारतों में रहते हैं उनके लिए काफी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर 19वें माले पर आग लगी तो बाकी के जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे उन्हें तुरंत खाली करा दिया गया। ये व्यक्ति जो है वो फ्लोर पे फंस गया था और जिसके बाद ये नीचे गिरा और घायल अवस्था में उसे सीएम अस्पताल में लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो चुकी है। ये कंफर्मेशन जो अस्पताल की तरफ से कर दिया गया है। बहरहाल अब कोशिश की जा रही है दमकल विभाग की तरफ से कि आग एक बार जब आग पर काबू पा लिया जाएगा और सारी चीजें जो है अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो उसके बाद जांच की जो प्रक्रिया है इस इमारत में आग लगी कैसे, क्या इस इमारत में इतनी हाई राइज बिल्डिंग में फायर और सेफ्टी नॉर्म्स पूरे किए गए थे, क्या बीएमसी की तरफ से एनओसी थी, फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी थी, ये तमाम चीजें हैं जो एक बार अंडर कंट्रोल होने के बाद सिचुएशन जो इस पूरे मामले पर जांच की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि जो शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश में बालकनी की तरफ बढ़ा था उसकी कूदने की वजह से उसको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत की तस्दीक हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। प्रशांत पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौम के नाम खिताब की। जी हाँ, वैक्सीन के 100 करोड़ डोजेस पूरे होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खिताब किया, जहां पर उन्होंने खिताब में पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकारी की तकमील को गैर मामूली कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा ये सिर्फ आदात नहीं बल्कि नए भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि नया भारत मुश्किल निशाने को हासिल करना जानता है। उन्होंने कहा कि टीकाकारी मुहिम की कामयाबी उसकी तनकीद करने वालों को जवाब है। वज़ीर आज़म ने टीकाकारी मुहिम की कामयाबी को मुल्क की कामयाबी करार दिया। टीकाकारी मुहिम में किसी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं बरता गया। वैक्सीन के दौरान वीआईपी कल्चर भी नहीं चला। सबको एक जैसी वैक्सीन मिली, जिसके लिए हिंदुस्तान की दुनिया भर में सताइश हो रही है। मुल्क में उमंग और जोश देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ चुके हैं। इसके बावजूद भी कई बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है
जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है। वहीं पीएम के खिताब पर सीताराम येचुरी ने तनकीद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यकीनन 100 करोड़ बड़ा हदफ है, लेकिन जो डोजेज हैं, सेकंड डोजेज ज्यादा लोगों ने नहीं ली है, फर्स्ट डोज ही ज्यादा लोगों को मिली है। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की तनकीद की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क में और भी मसाइल हैं, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इसके हवाले से भी पीएम मोदी को बात करनी चाहिए थी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन देना ये उपलब्धि है, निश्चित बात। लेकिन दुनिया के अंदर दो ही मुल्क है जिसकी आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरे मुल्क जिसका आबादी ज्यादा है उनकी वैक्सीनेशन जिस तरीके से दोनों डोज वो चले गए। आज 100 करोड़ हुए हैं भारत में, लेकिन याद रखिएगा 2 डोज मिले हैं सिर्फ 21% लोगों को। जब तक ये पूरा नहीं होगा, और प्रधानमंत्री का खुद का आश्वासन है कि साल के अंत तक हमारे देश के अंदर जितने भी जो एडल्ट है उन सब का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये अभी बाकी है, करना है, इस पे ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि लोगों के ऊपर इतनी सारी समस्याएं हैं, इसकी कोई जिक्र नहीं। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लखीमपुर खेरी में जो हुई है कांड, उसके बारे में 1 साल होने को हो रहा है। हमारे अन्नदाता अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ना उनसे कोई बातचीत। बेरोजगारी बढ़ रही है, हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता दो, तो वो स्वीकार नहीं है सरकार को। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने 100 करोड़ के जश्न को एक इवेंट बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक इवेंट है, मुल्क में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहली डोज भी नहीं लगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 100 करोड़ हो गया, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ नहीं हुए हैं। एक इवेंट चल रहा है। अगर 100 करोड़ हुए हैं तो जरूर ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि 33 करोड़ हो गए हैं। कुछ लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर हमारे सरकार ने उसका सेलिब्रेशन करने की तैयारी की है तो करने दो, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, देश है। तो न्यूज रूम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात यानी मिशन 2022 के पेश नज़र योगी हुकूमत की तरफ से तमाम तर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वजीर आला खुद योगी आदित्यनाथ इन प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। आज किन प्रोग्रामों में वजीर आला ने शिरकत की, ये हम आपको बताएंगे। तो लखनऊ में वजीर आला ने पसमानदा तबकात इजलास से खिताब किया। पंचायत भवन में योगी आदित्यनाथ ने नवन्य समाज और यादव समाज के पसमानदा तबकात से खिताब किया और ये दोनों इजलास मिशन 2022 के तहत मुनक्किद किए गए थे। ख्याल रहे कि रियासत में तकरीबन 52% दीगर पसमानदा जात, जबकि तकरीबन 9% यादव वोटर हैं। – 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था। रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था, और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी, नहीं चुप हो जाओ, मत बोलना।
दिल्ली में हज के ताल्लुक से वजारत अक़लियती उमूर की मीटिंग हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया व दीगर मुतालिका ओहदेदार इस मीटिंग में शामिल हुए। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मीटिंग में इस उम्मीद का इजहार किया कि 2022 में हज मुमकिन होगा। वहीं हज पे जाने वाले आजमीन को दोनों डोज लेने होंगे। आपको बता दें कि 2022 का बाज़ाब्ता ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। हज पर जाने वाले आज़मीन को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होंगी। वहीं सऊदी अरब और हिंदुस्तान की हुकूमत के प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। जो लोग 2020 और 21 में दरख्वास्त दिए थे वो अहल होंगे या फिर दूसरी दरख्वास्त भी दे सकते हैं। आपको जैसा मालूम है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज 2020 और 2021 नहीं हो पाया था। हमें उम्मीद है कि हज 2022 इस बार हो, हम चाहते भी हैं और इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटा मोटा जो हज 2022 के लिए जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022 उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस होगा। हमारी उम्मीद है कि इस बार भी हज यात्री जाएंगे और हज 2022 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर दिया जाएगा और उसी अनाउंसमेंट के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। अप्रॉक्सीमेट 3000 महिलाओं ने बिना महरम हज यात्रा के लिए अप्लाई किया था। उनकी एप्लीकेशंस जो 2020 की और 21 की है वो एलिजिबल होंगी 2022 में भी जाने के लिए उसी एप्लीकेशन पे। उसके अलावा जो नई एप्लीकेशंस वो देंगी वो भी उनको जो है बिना लॉटरी के उनको जाने की सुविधा रहेगी और वो जा पाएंगी। और इस बार जो है वो जो भी हज यात्री भी जाएंगे उनको हेल्थ और हाइजीन पर विशेष जोर देगा। जो हमारी ट्रेनिंग होंगी उन ट्रेनिंग में भी हम उस ट्रेनिंग के प्रोसेस को भी हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर सच्ची लगन, ईमानदारी और जिद्दोजहद हो तो कामयाबी की कोई भी कहानी मुकम्मल हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूध का इनकलाब लाने वाले अमूल ब्रांड की, जिसका सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था और आज मुल्क के आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अमूल भी अपने 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। तो आइए देखते हैं अमूल की एक सुनहरी तारीख को। गुजरात में 1946 में शुरू हुई श्वेत क्रांति की गूंज 1964 में पूरे भारत में सुनाई देने वाली थी। 31 अक्टूबर 1964 देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के पशु आहार केंद्र का उद्घाटन किया। शास्त्री जी अमूल आंदोलन से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने सहकारी दुग्ध क्रांति का यह मॉडल पूरे देश में शुरू करने का विचार किया। इस तरह अमूल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।